हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ हिंदी वर्णमाला की अगली क्लास। इससे पहले की क्लास थी उसमें हमने पूरी तरह से स्वरों को पढ़ लिया था, इतना डीपली पढ़ लिया था कि इससे बाहर कोई सिंपल सा एक साधारण सा या कितना ही डीपली प्रश्न पूछा जाए कोई भी प्रश्न इनसे नहीं छूट सकता है। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के वो काम आएंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के आसानी से सभी स्वरों को पढ़ सकते हैं। आज हमारी हिंदी वर्णमाला की अगली क्लास है, क्योंकि स्वर समाप्त करने के बाद हम बढ़ेंगे आज व्यंजनों की तरफ। आज मैं आपको पिछला स्वरों का रिवीजन नहीं कराऊंगा। रीजन ये है कि हर बार रिवीजन कराता हूं आपको, बार बार वही 5 मिनट 10 मिनट का उसमें हमारा खराब होता है, हमारी क्लास का समय उसमें चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आज आपको सीधा व्यंजनों की तरफ लेके चलता हूं। ठीक है, देखिएगा, व्यंजन और स्वर, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था। सबसे पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। इसके बाद मैंने आपको अयोगवाह की भी पूरी जानकारी दी है। प्रत्येक वर्ण से आगत स्वर क्या होते हैं, ये सारी जानकारी पीछे में दे चुका हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आज मैं स्वरों पे नहीं बल्कि व्यंजनों पे चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो आपके सामने लिखा है व्यंजन। इस व्यंजन को मैं आपके सामने कई भागों में बांट करके पढ़ाऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है व्यंजन, क्योंकि आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से किस पे बेस है, ये है व्यंजनों पे बेस। तो आज की क्लास व्यंजन को डीपली से समझने के लिए पहले हल्के से डायग्राम से हम इन चीजों को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा, सबसे पहले हम व्यंजन का पढ़ेंगे अर्थ, कि भाई व्यंजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हम व्यंजन का अर्थ पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इस व्यंजन जो शब्द है, इस व्यंजन शब्द का विच्छेद क्या होता है, यानी कि इसके अगर हम संधि विच्छेद की बात करें या शब्द विच्छेद की बात करें वो पढ़ेंगे। उसके बाद में जो व्यंजन है, इन व्यंजनों को कितने भेदों में बांटा गया है। तो अगली बात क्या पढ़ेंगे, इस व्यंजन के हम पढ़ेंगे भेद। भेद पढ़ने के बाद में क्या पढ़ेंगे, भेद पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे इनकी मूल संख्या, के जो आपके व्यंजन है इन व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है। उसके बाद में मूल संख्या पढ़ने के बाद में एक चीज और भी निकल के आएगी आपके सामने, क्या, कि मूल संख्या के बाद में आपके सामने जो अगली चीज आएगी वो आएगी कि व्यंजनों की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी। ध्यान रखिएगा, आपसे अलग मूल संख्या अलग पूछी जाती है और कुल संख्या अलग पूछी जाती है। तो जब अलग अलग पूछी जाती है तो हम इन चीजों को अलग अलग करके ही पढ़ेंगे। और एक चीज और पढ़ेंगे, हम इन्हीं व्यंजनों का या सभी हिंदी वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सभी का लिंग भी पढ़ेंगे। मतलब मैं आपके सामने इसके बाद में उनका लिंग भी लेके आऊंगा कोई। ठीक है, तो 6 प्रकार से बांट करके हम इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला अर्थ, दूसरा विच्छेद, तीसरा भेद, 4 मूल संख्या, 5 कुल संख्या, 6ठी इसके लिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हम क्लास में आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा, अर्थ का मतलब है कि व्यंजन वे वर्ण जिनको बोलते समय आपको स्वरों की सहायता ली जाती है। पहले क्लास में बता चुका हूं कि जो स्वतंत्र होते हैं वे आपके स्वर कहलाते हैं, और उसके साथ साथ में जिनको बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं व्यंजन। ठीक है, आसान सी बात। तो इसका अर्थ समझ में आया कि जिनका उच्चारण करते समय किनकी सहायता लेनी पड़े, स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की क्या ली जाती है, स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके व्यंजन। ठीक है, अब स्वरों की सहायता कैसे ली जाती है समझिएगा इस बात को। अब आपने इस बात को समझना है। कैसे समझना है, मान लीजिएगा आपके सामने है क या स या ह, कोई भी वर्ण आपके सामने मैं लिखता हूं क। अब आप इस क का उच्चारण करते हैं, तो जब आप देखिएगा कि जब आप किसी भी क ही नहीं किसी भी व्यंजन का जब आप उच्चारण करते हैं और लंबे समय तक उसका उच्चारण करते हैं, मान लीजिएगा हम कहते हैं क और क, तो जब क को लंबा बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ समय तक तो क की ही ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन इसके बाद में इसकी कौन सी ध्वनि जुड़ करके सुनाई देती है। कुछ समय बाद इस क में से अ की ध्वनि अलग हो जाती है। अ की ध्वनि अलग हुई तो अ क्या है,
अस्वर ही तो है। तो यही तो बात मैं समझा रहा हूं कि जिनको बोलते समय हमें व्यंजन स्वरों की सहायता ली जाती है वो कहलाते हैं व्यंजन। अब अगली बात, अब मैं बात करता हूं कि ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों का सबसे पहले विच्छेद, ये व्यंजन शब्द का विच्छेद है वी अम, और आगे चल के इसमें जुड़ता है जन, वी अम जन के मेल से व्यंजन शब्द का निर्माण होता है। एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग, यहां से आपने जो समझनी है, देखिएगा यहां पर कौन सी संधि हुई, तो यहां पर आपकी हुई है यण संधि। कौन सी संधि हुई है? यण संधि। और आगे मैं बात करूं म और ज दोनों ही व्यंजन है, तो कौन सी संधि हुई है? यहां पर हुई है आपकी व्यंजन संधि। आसानी से आपको समझ में आया होगा, आसानी से समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? आया ना? तो अब आगे देखिएगा, आगे मैं बात करता हूं कि ये जो व्यंजन है, इन व्यंजनों के भेद कितने हैं। तो मूल रूप से व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला है आपका स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आपका अंतःस्थ व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन। तीसरे कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। तो मैं आपसे सिंपल सी बात बता रहा हूं कि इसके जब हमने भेदों की बात करी है, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा आपका ऊष्म व्यंजन। तीनों के बारे में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। आगे आइएगा, आगे हमने कहा कि इनकी स्वरों की ना व्यंजनों की मूल संख्या कितनी है। तो देखिएगा, जो आपके व्यंजन आते हैं, इन व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब कैसे कैसे होती है तो देखिएगा, हमने इनको 3 भागों में बांटा। सबसे पहला कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में बांटा है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। क से म तक के 5 वर्ग आते हैं, सारे के सारे इन पे आगे चर्चा करने वाला हूं मैं अभी। तो 25 होती है। क से म तक के जो वर्ण हैं आपके, वो सारे के सारे 25 क्या कहलाते हैं? वो 25 के 25 आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में 4 आते हैं, य, र, ल और वो चारों के चारों क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ कहलाते हैं। मतलब संख्या उनकी कितनी हुई? 4। और अंतःस्थ के बाद में श, स और ह, ये जो 4 आते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म। यानी कि मैंने आपके सामने इन्हीं की संख्या लिख दी है जो मूल है। तो इनकी संख्या, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई हमारी मूल संख्या स्वरों की कितनी होती है? हमारी मूल संख्या व्यंजनों की कितनी होती है? तो 33 होती है। उसके बाद एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने कि भैया कुल संख्या की बात करेंगे, तो कुल संख्या में देखिएगा, ये 33 तो सबसे पहले कुल संख्या में आ ही गए। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं कि 33 के बाद आप आगे चल करके पढ़ते हैं संयुक्त वर्ण। क्या पढ़ते हैं? संयुक्त वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उसके आगे जब आप चलोगे तो आपको द्विगुण या उत्क्षिप्त या ताड़नजात नाम करके बताऊंगा मैं आपको, जिनकी संख्या कितनी होती है। तो इनकी संख्या होती है 2। इस प्रकार से जब मैं आपसे कुल संख्या की बात करूंगा, तो वर्णमाला में कुल संख्या कितनी हो गई? वर्णों की या व्यंजनों की? वर्णों की नहीं, व्यंजनों की। तो कुल संख्या हो गई आपकी 39, मूल संख्या हो गई आपकी 33। समझ में आई बात? देखिएगा, व्यंजनों को इतनी अच्छी तरीके से, इतने अच्छी प्रकार से बांट करके आपको समझा रहा हूं कि आप जब भी पढ़ेंगे सदैव आपके ये क्लास याद रहेगी। ठीक है? अब देखिएगा, मैंने आपसे बात करी कि अभी तक देखो आपके जैसे वीडियो का एग्जाम है, आपका जैसे आरओ एआरओ का एग्जाम आता है यूपी में, उन सभी में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार आपसे लिंग वचन में ये पूछ लेते हैं कि बताइए क, या कोई भी वर्ण का नाम डाल देते हैं और पूछते हैं कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। पहले तो मैं आपको बताऊं कि हिंदी में लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्त्रीलिंग जो स्त्रियों का बोध कराता है, जो मादा का बोध कराता है। पुल्लिंग जो पुरुष वर्ग का बोध कराता है। समझ में आई बात? अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं तो वहां पर आपका तीसरा भेद भी आता है जिसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। ठीक है? लेकिन हम हिंदी पढ़ते हैं तो अभी तक मैं आपको केवल हिंदी के बारे में ही ज्ञान कराऊंगा। मैंने आपसे कहा कि सभी व्यंजन जो है, सारे के सारे व्यंजन जो है वो क्या हैं?
वो सारे के सारे पुलिंग है। कैसे हैं? सारे के सारे पुलिंग है। अब यहां से एक छोटी सी बात और बता देता हूं, 3 वर्ण याद रखिएगा, 3 वर्ण, ई, दीर्घ ई और री। इन 3 वर्णों को आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये हालांकि ये व्यंजन में नहीं आते, ये स्वर में आते हैं, लेकिन मैंने आपको जब स्वर पढ़ाया था तो उस समय ये नहीं बताया था। अब बता देता हूं कि जो जितने भी आपके ये ई, दीर्घ ई और री, तीनों के तीनों कैसे आपके आते हैं? तीनों के तीनों आपके आते हैं स्त्रीलिंग में। तो ये बात आपको समझ में आएगी। बड़ी आसानी से मैंने आपके सामने ये संख्या लिखी है। अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूं। अब आप लोग जो नई नई किताबें पढ़ते हैं वहां पर आप लोगों के लिए दिक्कतें आ जाती है। क्यों? क्योंकि नए नए राइटर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, कितनी संख्याएं बता, कोई 55 बताता है, कोई 60 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 46 बताता है। उन सभी संख्याओं को छोड़िए, क्योंकि वो तो मैं आपके सामने जो विद्वान है हिंदी के, उन सब विद्वानों की और वर्तमान में जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय क्या कहता है वो संख्या बताता हूं। तो देखिएगा, हिंदी में प्रसिद्ध हिंदी के विद्वान हुए हैं कामता प्रसाद गुरु। कौन हुए हैं? कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। एक बात और समझिएगा, उसके बाद में एक प्रश्न और भी आता है आपका। क्या आता है भाई? ये आता है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इन सभी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या आपकी आती है 39। ये छोटी सी मिसप्रिंट हो गई थी, इसको मैं सही कर देता हूं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं? तो ऐसे आपने पढ़ना है। पहले मैंने आपको इन सभी व्यंजनों का हल्का सा डायग्राम के माध्यम से समझाया है। अब हम एक एक पे चर्चा करते हैं। अब हम करते हैं चर्चा एक एक पे चल के। तो इतनी सी बात समझ में आई। एक बार आप हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब जैसे आपके सामने आगे चलते हैं तो इतनी सी डायग्राम से बात समझ में आई। और समझ में आने के बाद में हमने कहा कि भाई ये जो आपके व्यंजन है, व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा आपका कौन सा आता है? तीसरा आपका आता है ऊष्म व्यंजन। अब इन तीनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कौन सा बताया? सबसे पहले मैंने आपसे बताया स्पर्श व्यंजन। देखिएगा, ये आपके सामने मैंने क्या लिख दिया है? मैंने आपके सामने लिख दिया है, सबसे पहला जो भाग था वो लिख दिया है स्पर्श व्यंजन। अब आपके सामने जैसे ही स्पर्श व्यंजन लिखा तो एक आपके जहन में, एक आपके दिमाग में, मस्तिष्क में प्रश्न आना चाहिए कि भैया स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होता है? देखो, नाम सिंपल सी है कि स्पर्श आपके सामने लिखा है। स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है छूना, टच करना, स्पर्श करना। अब आप इस शब्द के अर्थ से तो परिचित है ही। तो स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब आपकी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, जब आपकी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आपकी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, वही क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आई। अब आपके सामने सिंपल सी बात आती है कि इनकी संख्या कितनी है और इनके वर्ग कितने हैं। 2 प्रश्न आते हैं। सबसे पहला तो मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं कि स्पर्श व्यंजन में वर्ग कितने हैं? तो देखिएगा, स्पर्श व्यंजन में जो वर्गों की संख्या है वो है 5। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है? 5। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने हैं, कि स्पर्श व्यंजन, देखो सेम नाम है, सेम वर्ग और वर्ण, लेकिन वर्ग को अगर इंग्लिश में कहें तो वर्ग मतलब होता है ग्रुप कितने हैं? 5। उसके बाद में मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ण कितने हैं? वर्ण मतलब अल्फाबेट, तो अल्फाबेट कितने हैं? 5 है। अल्फाबेट की बात करूं तो अल्फाबेट 5 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण, मतलब कि कुल अगर आपसे वर्ण की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 25। 2 प्रश्न आपके सामने तैयार हुए। स्पर्श व्यंजन में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है।
स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी है? 25 से समझ में आई, बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद आइए हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या बढ़ते हैं? आगे ये बढ़ते हैं कि भैया जो हमने कहे हैं 5 वर्ग, वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो जो 5 वर्ग मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उन 5 वर्गों का नाम आप सभी को रटा हुआ होगा। देखिएगा, सबसे पहले आपका आता है क वर्ग, सबसे पहले आपका आता है क वर्ग। दूसरा आपका क्या आता है? च वर्ग। तीसरा आपका आता है ट वर्ग। 4 नंबर पे त वर्ग। और आखिरी कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग। तो इस प्रकार से आपने समझना पड़ेगा कि जो स्पर्श व्यंजन है उनमें 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। पांचों के पांचों, क का वर्ग क वर्ग, च का वर्ग च वर्ग, ट का वर्ग ट वर्ग, त का वर्ग त वर्ग, प का वर्ग प वर्ग। इतनी सी आसान से समझ में आई। अब मैंने कहा कि ये 5 तो वर्ग हैं, आपके 5 तो वर्ग हैं, लेकिन अब हर एक वर्ग में 5-5 आपके वर्ण होते हैं। 5-5 वर्ण होते हैं तो एक एक करके लिखते हैं इनको भाई, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वर्ग में, क वर्ग में सबसे पहला वर्ण क, क्योंकि जो वर्ग होगा उसी वर्ण से शुरुआत होगा, तो क का वर्ग क से शुरू होगा, तो क। दूसरा है ख, ग, घ, अंग, ये आपका 5वां आ गया। उसके बाद में च, छ, ज, झ, य। उसके बाद में ट, फ, ड, ढ और अण। उसके बाद त, थ, द, ध और न। न के बाद में आता है अंतिम वर्ग प, फ, ब, भ और म। तो इस प्रकार से आपने समझना है कि वर्गों की संख्या कितनी हुई? वर्गों की संख्या 5 थी और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आपके आते हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आने के बाद ही, 5-5 वर्ण आने के बाद ही कुल आपसे व्यंजनों के स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए या वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हुई? 25 हुई कि नहीं? अब सिर्फ यहां से प्रश्न नहीं बनता है, अब यहीं से मैं आपके सामने 4-5 प्रश्न और लेके आता हूं, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं से। अभी तक ना मैं आपको सघोष अघोष पढ़ा रहा हूं, ना मैं आपको अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा रहा हूं, ना मैं इनका उच्चारण स्थान पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सारी बातें तो मैंने अगली क्लास में करनी है। पहले मैं आपको सिर्फ जितना लिखूंगा सिर्फ वहीं से प्रश्न बताऊंगा, वहां से चाहे आप पीसीएस पढ़िएगा, ये सारे प्रश्न आपके पीसीएस से भी आप समझ लीजिए, जहां तक का भी आप एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम दीजिएगा, सब में आपके लिए ये प्रश्न जरूरी रहेंगे। एक प्रश्न भी आपका वर्णमाला से बाहर नहीं आएगा, इस बात का मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूं। अब देखिएगा, यहां से एक प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 1। यहां से 4-5 प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, आपके आए हुए प्रश्नों पर भी चर्चा कर रहा हूं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, देखो यहीं से आप समझिएगा कि वर्गीय, वर्ग मतलब वर्ग, वर्गीय मतलब वर्ग, और वर्ग कितने हैं? 5 है। मतलब समझिएगा कि 5 वर्णों का समूह, 5 वर्णों का समूह क्या कहलाता है आपका? 5 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। वर्गीय व्यंजन, अरे वर्ग में प्रत्यय जुड़ा है ईय, तो वर्ग प्लस ईय वर्गीय। वर्गीय का मतलब क्या होता है कि जब 5 वर्ण एक साथ मिलते हैं तो उसे वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और बताइए 5 वर्ग एक साथ कितनी बार मिलते हैं? 5 बार। तो आपसे पूछा गया कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। भाई ये जो आपके स्पर्श व्यंजन है ना, इन्हीं स्पर्श व्यंजनों को ही क्या कहा जाएगा? वर्गीय व्यंजन। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि जब स्पर्श करती है जीभ तो इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, लेकिन जब 5 वर्गों का समूह जुड़ता है तो उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग कितने हैं? 5 है। तो सिंपल सी बात है कि भाई 25 के 25 ही हमारे क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन। उसके बाद में एक अच्छा सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका आता है कि उदित वर्ण या उदित वर्ण के स्थान पर आपका आ सकता है कि उदित व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है या क्या कहते, किसे कहते हैं? तो देखिएगा,
सिंपल सी बात है, ये उदित वर्ण जो है, उदित व्यंजन जो है, ये संस्कृत से आया हुआ है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं को ही संस्कृत में, इन्हीं को ही उदित वर्ण भी कहा जाता है। समझ में आई कि नहीं? अरे अच कहा जाता है, स्वर को हल कहा जाता है, व्यंजन को संस्कृत में मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। उसके बाद में देखिएगा कि संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत वर्णमाला में जो आपके स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं को उदित कहा जाता है। क्यों? कि जैसे हम स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं संस्कृत में, तो वहां पर कु, चू, टू, तू, ये 5 उपदमानीय बनते हैं और इन्हीं से ही 5 वर्गों का निर्माण होता है। कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, तू से तवर्ग और पू से पवर्ग, इनकी इत संज्ञा हो जाती है, जिस कारण से इनसे ही 5 वर्गों का निर्माण होता है। तो आपने समझना है कि यहां से आपके उदित वर्णों की संख्या पूछी जाए तो उदित वर्णों की संख्या कितनी है? 5। उदित वर्ण में व्यंजन में वर्ग कितने हैं? तो 5। संख्या कितनी है? तो 25। क्यों? क्योंकि सारे स्पर्श व्यंजन ही वर्गीय व्यंजन है। सारे स्पर्श व्यंजनों का नाम ही अगला क्या है? उदित वर्ण है। समझ में आई दूसरी बात? तीसरी बात, चलो मैं अभी सिर्फ इन्हीं पे बात कर रहा हूं, सिर्फ इन्हीं पे बात। अगला प्रश्न आपका क्या आता है? अगला प्रश्न आपका आता है कि स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? स्पर्श संघर्षी, देखिएगा आपके सामने अच्छा प्रश्न है, स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से हैं? तो देखिएगा स्पर्श संघर्षी, ये तो समझ में आया कि स्पर्श का मतलब तो पता चल गया, छूने वाले, छूते कितने हैं? ये 5 के 5 वर्ग हैं, ये स्पर्श कहलाता है। लेकिन इनके साथ में आपसे एक शब्द और जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो आपका च वर्ग है, जो आपका च वर्ग है, च वर्ग को ही हम क्या कहते हैं? च वर्ग को ही हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। क्यों? क्योंकि जब हम च, छ, ज, झ को बोलते हैं, च पूरा वर्ग नहीं, केवल 4 आते हैं। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? इसमें आते हैं च, छ, ज और झ। ये आपके जो 4 वर्ण है, ये आपके स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में देखो, मैं पहले इसकी डेफिनेशन देता हूं। स्पर्श संघर्षी का मतलब ये होता है कि जब आपकी जीभ ऊपर के तालु को स्पर्श करती है, लेकिन जीभ तालु को स्पर्श करने के बाद जो मुख से वायु निकलती है वो संघर्ष करती हुई निकलती है, इसलिए च वर्ग को ही हम स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। समझ में आई बात? इनकी संख्या कितनी है? 4 है, 5 नहीं। इसलिए मैंने आपके सामने ये नहीं लिखा कि च वर्ग, क्योंकि च वर्ग अगर मैं लिख देता तो आपके सामने ये वर्ण भी आता, ये वर्ण भी आता, लेकिन ये वर्ण तो आता ही नहीं है। नहीं आता है तो ये कहां जाता है? ये आपका अनुनासिक में जाता है। मैं आगे चर्चा करूंगा इस बात पे। ये आपका अनुनासिक में आता है, ये आपका स्पर्श संघर्षी वर्णों में नहीं आता है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? और ये सारी बातें यहां से थी। उसके बाद में एक प्रश्न और पे आओ, 2 प्रश्न बाकी है अभी। आपका प्रश्न नंबर 4 क्या आता है कि जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं? जिह्वा मूल्य, देखिएगा जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं? जिह्वा मूल्य वर्ण कौन से हैं? तो ये समझिएगा भाई, ये 2 तो थे, ये तो स्पर्श व्यंजन कहलाए। स्पर्श संघर्षी में च, छ, ज, झ। उसके बाद जिह्वा मूल्य में क्या बात करेंगे? जिह्वा मूल्य में हम बात करेंगे, देखिएगा नाम से ही समझने का प्रयास करो। जिह्वा मतलब जीभ, मूल्य मतलब कि जीभ का जहां से मूल स्थान है, जीभ की उत्पत्ति का जो मूल स्थान है, वहां से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाते हैं। अब जिह्वा मूल्य जब आपके वर्ण कहलाते हैं, जब आपके जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाते हैं, तो वो कौन कौन से आते हैं भैया? जीभ का मूल स्थान कहां है? कंठ। और कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो पूरा क वर्ग जो है, ये क वर्ग में जो आते हैं, क वर्ग पूरा ही क्या कहलाता है? हमारा जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाता है। समझ में आई होगी आसानी से बात? ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इसको भी मैं यहां पर लिख देता हूं कि जिह्वा मूल्य में कौन आता है? जिह्वा मूल्य में आपका आता है क वर्ग, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण जो है वो भी आपका गले से होता है, कंठ से होता है। और जीभ का मूल स्थान जो है, मूल उत्पत्ति जो है, वो भी कंठ या गला ही होता है। आसान। उसके बाद एक अच्छा सा प्रश्न समझ लीजिएगा, ऐसा प्रश्न आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। एक मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपसे एक प्रश्न, आप आज तक आपने ऐसा प्रश्न देखा ही नहीं होगा, मैं इस बात में श्योर हूं। तो बताइए, अगर देखा है तो बताइए मुझे कि एक प्रश्न आता है द्वयोष्ठ्य,
मैंने आपसे पूछा कि द्वयोष्ठ वर्ण कौन से हैं। द्वयोष्ठ, द्वयोष्ठ बताइएगा कौन से वर्ण होते हैं द्वयोष्ठ। तो सिंपल सी बात है, हम अगर शब्द से ही पढ़ने का प्रयत्न करें, शब्द से ही अगर हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा भैया, द्वयोष्ठ लिखा है आपके सामने, और द्वयोष्ठ को आप लिख कैसे सकते हैं, तो क्या आप द्वयोष्ठ को द्वि प्लस ओष्ठ लिख सकते हैं? क्या आप द्वयोष्ठ को द्वि प्लस ओष्ठ लिख सकते हैं कि नहीं? अरे द्वयोष्ठ को द्वि प्लस ओष्ठ लिख सकते हैं कि नहीं? और अगर आप लिख सकते हैं तो आपका प्रश्न सॉल्यूशन होगा। कैसे? कैसे? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। आगे क्या लिखा है? ओष्ठ। द्वि ओष्ठ, दो ओष्ठ। दो ओष्ठ तो सभी के होते हैं, लेकिन जो बात पूछने की थी वो ये समझने की बात ये थी कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारे दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वही तो द्वयोष्ठ कहलाते हैं। अब बोलिएगा प फ, या मैं आपसे कहता हूं कि प वर्ग, प वर्ग कि जब आप प वर्ग को बोलते हैं प फ ब भ म, तो दोनों के दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं कि नहीं? और यहां से एक बात और बताता हूं, 2017 का यूपीएसआई का प्रश्न समझिएगा। यूपीएसआई के 2017 के उसमें पूछा गया था कि यदि आपका एक ओष्ठ काट दिया जाए तो आप किस वर्ण को नहीं बोल सकते हैं? तो किस वर्ण को नहीं बोल सकते हैं? द्वयोष्ठ को नहीं बोल सकते हैं। किसको नहीं बोल सकते हैं? पूरे पवर्ग को नहीं बोल सकते हैं। किसको नहीं बोल सकते हैं? प फ ब भ म, इनमें से किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ओष्ठ होता है, जब तक हमारे दोनों ओष्ठ खुद के दोनों ओष्ठ को स्पर्श न करे, जब तक हम द्वयोष्ठ वर्ण इन वर्णों को नहीं बोल सकते। तो इसमें कौन कौन से आएंगे भैया? इसमें आएंगे प वर्ग। प वर्ग मतलब कि प ह ब भ म, ये आपके वर्ण किस में आएंगे? ये आपके वर्ण किस में आएंगे? ये आएंगे आपके द्वयोष्ठ में। ये आपके आएंगे ओष्ठ वर्ण में, द्वयोष्ठ वर्ण में। समझ में आई बात? एक बार हल्का सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ में आई बात? तो 25 हमारे हुए स्पर्श व्यंजन, और इतने 25 हो गए, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं आगे। मैंने आपसे कहा कि हिंदी व्यंजन जो है उनको 3 वर्गों में बांटा गया। सबसे पहले आपका कहा गया कि स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतःस्थ, और तीसरा आपका कौन सा आता है? ऊष्म। तो सबसे पहला जो हमारा स्पर्श व्यंजन था वो पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अंतःस्थ। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अंतःस्थ वर्ण जो है, अब हम इन पे चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूं, अंतःस्थ जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इतने डीपली प्रश्न आपको यहां से बताने वाला हूं कि आपने अभी तक कभी देखा नहीं होगा। चलिए बात करते हैं भैया। 4 हमने कही है, य र ल। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला य, दूसरा आपका र, तीसरा आपका ल, चौथा आपका व। य र ल व, य र ल व। 4 जो हैं ये आपके क्या कहे जाते हैं? ये कहे जाते हैं य र ल व अंतःस्थ। अब देखिएगा, अंतःस्थ जो शब्द बना है, अंतःस्थ जो बना है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला है आपका अंतः, दूसरा है आपका स्थ। देखिएगा, पहला है आपका अंतः और दूसरा क्या है? स्थ। मतलब कि अंतः, अंतः मतलब अंदर या भीतर, और स्थ मतलब के स्थित। कि जब आपसे कहा जाता है अंतःस्थ, मतलब के अंतःस्थ को बोलते हैं य र ल व, तो आपकी जो वायु है ना वो मुख के अंदर ही स्थित हो जाती है। कई और वर्णों को बोलते हैं तो वायु बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन य र ल व को बोलते समय कुछ वायु अंदर ही स्थित हो जाती है। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। समझ में आए कि नहीं? और इन वर्णों की बात करें, कुछ किताबें ऐसा कहती हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है वो ना तो स्वरों के साथ हो ना व्यंजनों के साथ हो, क्या कहलाएंगे? वो आपके अंतःस्थ कहलाएंगे। तो कोई भी परिभाषा हो, मेन तो समझाने का अर्थ यही है ना। तो समझ में आया होगा कि य र ल व आपके क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ कहलाते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। बात यहां से तो हमारी शुरू होती है। जैसे मैंने आपसे स्पर्श व्यंजन पढ़ाए थे, स्पर्श व्यंजनों से बनने वाले प्रश्न समझाए थे, ऐसे ही
अब आप तैयार हो जाइएगा कि अंतःस्थ से समझने के लिए। कैसे समझेंगे? सबसे पहले मैं आपके सामने प्रश्न लेके आता हूं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेके आता हूं। आपके एग्जाम में आते हैं कि अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, अर्ध स्वरों की संख्या कितनी है, अर्ध स्वर क्या होते हैं। तो समझो, अगर हम शब्द से समझने का प्रयास करेंगे ना, अर्ध स्वर, आधा स्वर, तो ऐसा कभी नहीं होता है। स्वरों का आधा रूप कभी नहीं होता। व्यंजनों का हो सकता है, क्योंकि जब उनमें से स्वर अलग कर देंगे ऐसा मान सकते हैं, लेकिन स्वरों का आधा नहीं हो सकता। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अ में हलंत लगा दिया, ये आपने कहा ई में आपने हलंत लगा दिया, ऊ में आपने हलंत। ये ऐसे प्रश्न आपके कभी नहीं बनते हैं। मतलब आपके होंगे तभी बनेंगे ना, मतलब ये सारे प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। और नहीं अगर बनते हैं तो फिर बनते क्या है भाई? प्रश्न तो पूछा गया ना अर्धस्वर क्या है। तो देखिएगा, अनेक बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ण ऐसे हैं, कुछ वर्ण क्या, दो वर्ण है, अर्धस्वर की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला य और दूसरा व। तो य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। लेकिन कहां क्यों जाता है? क्योंकि बहुत बार, अनेक बार आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि एक स्वर की तरह निकलती है। इनकी ध्वनि एक स्वर की तरह निकलती है। कैसे निकलती है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा लिए, क्या लिखा? लिए। और इसी की ध्वनि जो है, इसको ऐसा लिखेंगे तब भी तो एक जैसी ध्वनि निकलेगी। हम कहेंगे चाहिए और हम कहते हैं चाहिए, तो भैया दोनों की जो ध्वनि है, यहां पर एक, देखिए यहां पर एक ऐसा हो जाता है कि यहां पर एक स्वर है, यहां पर एक व्यंजन है। यहां पर एक जगह स्वर है, दूसरी जगह क्या है? व्यंजन है। लेकिन दोनों की जो ध्वनि है, दोनों की ध्वनि तो समान निकल के आई कि नहीं? मैं आपसे कहता हूं कौवा, मैं आपसे कहता हूं कौवा। देखिएगा, दोबारा से इनको भी लिख देता हूं। जैसे आपसे कहा जाए कि कौवा, आपसे कहा जाए कौवा, भाई यहां पर एक जगह व्यंजन है, एक जगह स्वर है। तो यही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखो, ये आपका कौन सा है? य। ये आपका कौन सा है? व। तो ये य और व को ही अर्ध स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ध्वनि, इनका उच्चारण करते समय इन दोनों की ध्वनि अनेक बार स्वर की तरह निकलती है, जिस कारण से हम इनको क्या कहते हैं? हम इनको कहते हैं अर्ध स्वर। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? लेकिन मैं आपके सामने एक बात और रखता हूं। वासुदेव नंदन प्रसाद, मैं आपके सामने एक नाम लिखता हूं, वासुदेव नंदन प्रसाद। पहले इसको हटाता हूं। देखिएगा, ये सारा हमारे कोई काम का नहीं रहा, मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपके सामने एक नाम लिखता हूं। क्या नाम लिखता हूं? वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद। वासुदेव नंदन प्रसाद। अब इन्होंने ये कहा है कि इनकी संख्या, मतलब कि अर्ध स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन से? कि जो य, र, ल, व, जो आपके अंतःस्थ आते हैं, ये सारे के सारे ही आपके अर्धस्वर में आते हैं। ये बात कही किसने है? ये बात कही है वासुदेव नंदन प्रसाद ने। ध्यान रखिएगा, अर्धस्वर की संख्या अगर आपके एग्जाम में आती है तो आपने 2 ही करनी है। कितनी करनी है? 2 ही करनी है। लेकिन अगर आपके सामने वासुदेव नंदन प्रसाद का नाम आ जाए, आपके सामने वासुदेव नंदन प्रसाद का नाम आ जाए, तब आप इनकी संख्या कितनी करेंगे? 4 करेंगे। समझ में आई ना बात? जैसे भोलानाथ तिवारी, जैसे कामता प्रसाद गुरु, ऐसे ही वासुदेव नंदन प्रसाद जो है वे भी हिंदी के प्रकांड विद्वान हुए हैं। इसलिए हम उनकी कहानी, उनका कथन भी हम हिंदी में शामिल करते हैं। समझ में आई ना बात? तो जब तक वासुदेव नंदन प्रसाद का नाम नहीं आएगा तब तक आप इनकी संख्या कितनी रखोगे? 2 ही रखोगे। जब उनका नाम आएगा तो आप इनकी संख्या उठा के कितनी करोगे? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। चारों के चारों ही आपके क्या कहलाते हैं? चारों के चारों ही आपके क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। अब यहां से अर्धस्वर में देखो, एक इसी अर्धस्वर का ही नाम बदल के दे देते हैं। क्या देते हैं? श्रुति मूलक। ये प्रश्न भी मैं आपसे 100% श्योर हूं कि ये प्रश्न भी आपने नहीं देखा होगा। मैं आपसे कहता हूं, एक और प्रश्न आता है कि श्रुति मूलक वर्ण कौन कौन से हैं? श्रुति मूलक, देखिएगा 2 प्रकार से बात करिए।
श्रुति मूलक, श्रुति मतलब सुनना, मूलक के जो सुनने में मूल एक जैसे ही लगे, जो सुनने में जो उच्चारण में मूल रूप से एक जैसे ही लगते हैं लेकिन होते हैं अलग अलग, कौन कौन से कहलाएंगे? तो ये य और व ही है, ये भी य और व ही आपके आते हैं। तो श्रुति मूलक की बात करें तो य व को ही क्या कहा जाता है? श्रुति। अरे भैया बताया ना अभी, चाहिए नई नई नए नए ऐसा करते हैं कि नहीं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? श्रुति मूलक भी कहते हैं। और श्रुति मूलक ही नहीं बल्कि एक नाम आपके सामने और भी लिख रहा हूं यहां से कि इन्हीं को आप एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इन्हीं को आप संघर्षहीन के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं को आप किस नाम से जानते हैं? संघर्षहीन वर्ण के नाम से भी जानते हैं। संघर्षहीन वर्ण का मतलब क्या हुआ? संघर्षहीन का मतलब हुआ य और व, मतलब के संघर्षहीन। अरे संघर्षहीन मतलब रहित, संघर्ष ही ना करना पड़े। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख को या वायु को किसी के साथ संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्या कहलाते हैं? आपके संघर्षहीन वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके संघर्षहीन वर्ण। देखो मैं अभी तक इन 4 वर्णों के अलावा नहीं गया हूं कहीं भी, मैं इन 4 वर्णों के अलावा अभी तक कहीं भी नहीं गया हूं। तो आपने भी इन चारों वर्णों को समझना है। और एक और प्रश्न यहां से आपके समझ में आएगा, यहां से मैं आपके सामने एक और प्रश्न लेके आ रहा हूं। देखिएगा बहुत बहुत ही डीपली आपको पढ़ाऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे कि इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं रहेगा, आप खुश रहेंगे। ठीक है, देखिएगा इसके बाद में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि प्रकंपित वर्ण कौन से हैं। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया कि भैया प्रकंपित वर्ण कौन से हैं? प्रकंपित वर्ण कौन से हैं? प्रकंपित के जिन वर्णों को बोलते समय जीभ में कंपन होता है वही क्या कहलाते हैं? प्रकंपित वर्ण होते हैं। या इन्हीं का एक और नाम है कि कंपन जात वर्ण कौन से हैं? कंपन जात वर्ण कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि भैया चाहे आपसे प्रकंपित कहें चाहे आपसे कंपन जात वर्ण कहें, कौन से होते हैं? केवल एक ऐसा वर्ण जिनको बोलते समय जीभ में कंपन होता है। र बोलिए, र को बोलते हैं तो जीभ जो है उसमें हल्का सा कंपन पैदा होता है। बोल के देखिएगा र। तो जब आप र को बोलते हैं तो जीभ में कंपन होता है, इसीलिए उसे प्रकंपित कहते हैं, इसीलिए उसे कंपन जात वर्ण कहते हैं। समझ आ रहा होगा, शायद समझ आ रहा होगा। और र से ही एक बात और समझ लीजिएगा, र से ही एक प्रश्न और भी आपका आता है। क्या आता है? यहीं से आपका एक प्रश्न आता है कि भैया लुंठित वर्ण कौन सा है? ये लीजिएगा भैया, ये आपका कौन सा वर्ण होता है? ये आपका लुंठित वर्ण का भी प्रश्न पूछते हैं। तो लुंठित वर्ण भी कौन सा होता है? र ही होता है। अब लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का मतलब होता है रगड़ना। देखिएगा र बोलिए, र बोला तो जीभ में कंपन पैदा हुआ, हमने कह दिया प्रकंपित है। र बोला तो आपका जीभ में कंपन पैदा हुआ, हमने कंपन जात कह दिया। र को बोलते हैं तो लुंठित का मतलब क्या होता है? रगड़ना, कि जीभ जो है ऊपर के तालु को, मूर्धा को रगड़ती है र बोलते समय। और रगड़ने का मतलब क्या है? लुंठित होना। तो इसका आपका एक प्रश्न ये भी तैयार होता है कि भैया लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण आपका कौन सा होता है? लुंठित वर्ण आपका होता है र। और एक आखिरी प्रश्न इसमें से और समझ लीजिएगा, यहीं से आपका प्रश्न नंबर 7 के पार्श्विक, यहीं से आपका एक नया प्रश्न निकलता है कि भैया पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो पार्श्विक वर्ण का मतलब क्या है? पार्श्विक का मतलब क्या है? पार्श्विक वर्ण का मतलब क्या होता है कि पार्श्विक शब्द की पहली उत्पत्ति देखिएगा, पार्श्विक शब्द का निर्माण कैसे हुआ? तो देखिएगा, पार्श्व प्लस इक प्रत्यय लग गया, सिंपल सी बात, साधारण सी बात। और पार्श्व का मतलब क्या हो? पार्श्व शब्द का मतलब होता है बगल से या आसपास से। तो आपके सामने एक वर्ण लिखता हूं ल। मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा है ल को आप बोलिएगा। और जब भी आप ल को बोलते हैं
तो ल को जब आप देखो बोल के देखना है आपने, क्योंकि बिना सिर्फ आपने रटना नहीं, आपने समझना है। हिंदी बड़ी आसान है, हिंदी बहुत मुश्किल है, हिंदी बहुत आसान है। तो आप समझते समझते चलेंगे तो बहुत आसान है, हिंदी बहुत ही आसान है, ठीक है। तो बोलेगा ल, ल। और जब आप ल को बोलते हैं, तो जब आप ल को बोलते हैं तो ध्यान रखिएगा, जीभ का आगे का हिस्सा ऊपर दंत मूल को स्पर्श करता है, मूर्धा को स्पर्श करता है ल। जब वायु निकलती है तो जीभ की बगल से निकल जाती है, जीभ की आसपास से निकल जाती है, इसीलिए पार्श्विक वर्ण किसे कहा जाता है? ल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ल को कहा जाता है। ये सारी बातें समझ आई होंगी आपको, ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया अंतःस्थ में अंतः, अंदर, स्थित, स्थ, तो ये सारी बातें मैंने आपको आज की इसमें रखी है। उसके बाद में हमने सबसे पहले कहा था कि भैया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद में मैंने आपसे कहा था कि अंतःस्थ, अंतःस्थ के बाद में तीसरा भेद कौन सा बताया था इसका? तो इसका तीसरा भेद बताया था मैंने आपसे ऊष्म व्यंजन। तीसरा भेद कौन सा बताया था? इसका तीसरा भेद बताया था मैंने आपसे ऊष्म व्यंजन। अब देखो, ऊष्मा जो है वो साइंस के ऊष्मा से निकला है। ऊष्मा मतलब गर्माहट, ऊष्मा मतलब गर्म, ऊष्मा मतलब हीट। कि जब आप ऊष्म व्यंजनों को बोलते हैं, सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद में मैं लिख देता हूं कौन कौन से हैं, उसके बाद में डेफिनेशन देता हूं। सबसे पहले हमने कहा श, दूसरा श, तीसरा स और चौथा ह। ये आपके जो 4 वर्ण है ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं ऊष्म। अब मेरी बात समझिएगा कि भैया ऊष्म का मतलब क्या है? ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा। ऊष्म का मतलब होता है कि जब आप बोलते हैं तो जिन वर्णों को बोलते समय मुख में से जीभ, और जब वायु निकलती है मुख में से तो जीभ और दांत के बीच में संघर्ष होता है, या जीभ और दांत के बीच में हल्की सी ऊष्मा, हल्की सी गर्मी उत्पन्न होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। बड़ी आसान सी परिभाषा समझ में। आपसे पूछा जाए संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं। क्या प्रश्न रखता हूं? अब मैं जो आपके सामने प्रश्न रखता हूं, प्रश्न ये रखता हूं कि भैया कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संघर्षी वर्ण कौन से हैं? संघर्षी वर्ण भी तो इन्हीं को कहेंगे, ऊष्म को ही हम क्या नाम कहेंगे? संघर्षी। संघर्षी क्यों? कि संघर्ष करना पड़े। जब आप श, स, ह को बोलते हैं तो जीभ को दांतों के साथ में निकलते समय संघर्ष करना, वायु को संघर्ष करना पड़ता है। जीभ को नहीं, जीभ और दांत के बीच में वायु का संघर्ष होता है, उसी को क्या कहते हैं? संघर्षी वर्ण कहते हैं। संख्या 4 है, ऊष्म को ही संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है। अब एक प्रश्न और समझ में आइएगा। अब एक प्रश्न आपने बहुत बार एग्जाम्स में देखा होगा कि केवल ऊष्म नहीं पूछते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि ऊष्म संघर्षी वर्ण कौन से हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा था स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ, स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ 4, ऐसे ही ऊष्म संघर्षी की अगर मैं बात करूं, तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। श, स और ह में ये आते हैं। तो समझ में आई बात? समझ में आई ना? आसान। अभी मैं इनके बहुत नाम बताने वाला हूं, य के बहुत नाम बताऊंगा आपको, 10 नाम बताऊंगा य के, 10 नाम बताऊंगा व के, 10 नाम बताऊंगा र के, और ये जो ह लिखा है ना, ये यहाँ पे लिखा है, इसके आपको 12-13 नाम बताऊंगा। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा मेरे साथ आगे पढ़ते चलिएगा, बहुत अभी पढ़ना है। देखो ये बात मत समझना कि सर ने हमारे ने 8 क्लास लगा दी, वर्णमाला खत्म नहीं हो रही। भाई नहीं होगी, क्योंकि हमने अगर आसान पढ़ानी होती, हमने अगर सिंपल बतानी होती ना, तो हम आपको एक ही क्लास में बता देते हैं। लेकिन हमने वो बताना है कि एग्जामिनर भी एक प्रश्न आपसे उठा ना सके यहां से। तो अगर आपने सभी प्रश्न करने हैं तो एक बार करो, देर से करो, लेकिन करो एक बार, कि उसको दोबारा नहीं देखना हमने। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आगे। ये तो मूल स्वरों की संख्या ना, मूल व्यंजनों की बात करी हमने। अगर हम बात करें व्यंजनों की, तो जो 25 हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन, 4 हमने पढ़े अंतःस्थ, 4 हमने पढ़े ऊष्म, मतलब जो 33 है
जो कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जो मूल व्यंजनों की संख्या है, मूल व्यंजनों की संख्या है भैया हमने पढ़ ली है, मूल व्यंजनों की संख्या हमने पढ़ ली है। लेकिन जो वर्तमान में हिंदी निदेशालय जो बताता है, वर्तमान में जो हमारा हिंदी निदेशालय बताता है, उस पे हम चर्चा करेंगे कि अभी उन्होंने तो 39 भी तो बताए हैं, तो 39 में आगे कौन से जोड़ दिए, 39 में जो आगे जोड़े हैं वो कौन कौन से जोड़ दिए समझो। उसके बाद आपके आते हैं संयुक्त वर्ण, कौन से आते हैं, उसके बाद आपके आते हैं संयुक्त वर्ण, क्या कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। भैया समझ लेना इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है। संयुक्त वर्णों की संख्या सुन लो पहले तो, संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है, और 4 हो गई है तो समझो आप लोग ध्यान रखिएगा एक बात का कि आपने कमेंट जरूर करना है। मैं बेशक आपका रिप्लाई अभी नहीं करता हूं, लेकिन मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता जरूर हूं, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस बात को, ताकि मैं लाइव आऊं तो अच्छे लोगों के साथ मिलकर के पढ़ेंगे, हमने ज्यादा पढ़ना है। आपके कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे भेजिएगा, ताकि मैं उन सब बातों पे चर्चा कर सकूं, ठीक है। उन आपके सभी के सुझाव भी आपके बिल्कुल स्वागत है, आप भेजिएगा अपने सुझाव, आप अपने प्रश्नों को भेजिएगा, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई करता हूं, ठीक है। देखिएगा संयुक्त शब्द से समझिएगा, संयुक्त का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब मैं आपसे बात करता हूं, संख्या 4 पढ़ी, कौन कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ा क्ष, दूसरा हमने पढ़ा त्र, तीसरा हमने पढ़ा ज्ञ, और चौथा हमने क्या पढ़ा, श्र। ध्यान रखिएगा, ये इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले नाम जो हिंदी में इनका हम उच्चारण करते हैं वही समझ लीजिएगा आप। ये 4 हो गए हैं, अरे भैया 4 हो गए कि नहीं, और अगर आपके सामने 4 हो जाते हैं तो इनका मैंने बताया कि भैया 2-2 के मेल से बने हैं, 2-2 व्यंजन जुड़े, बाद में स्वर की सहायता से बोले गए। ये किस किस के मेल से बना है, तो देखिएगा ये बना है क प्लस श, क प्लस श। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर मैं आपसे कहूं कि ये ठीक है तो फिर आपने समझना है कि भैया यहां तो एक क में भी क प्लस अ, श में भी श प्लस अ, यहां 2 व्यंजन थोड़ी जुड़े हैं, यहां तो एक व्यंजन एक स्वर, एक व्यंजन एक स्वर, ऐसा है। तो हमने क्या करना है कि पहला जो वर्ण रहेगा सबका हलंत रहेगा, सबका आधा रहेगा, सबका स्वर रहित रहेगा, ये समझ लीजिएगा इस बात को। और अगर आपने ये बात समझ ली तो आप यहां से इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। अगला त्र, नाम से त्र, त प्लस र। अगले मैं कहता हूं ज्ञ, तो समझिएगा हम इसको कई बार ऐसा समझ सकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण के आधार पर हमने कह दिया ज्ञ ग प्लस ये, लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो इसका उच्चारण जो है वो ज्ञ होता ही नहीं है। संस्कृत में वास्तव में इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो ज्ञ नहीं बल्कि ज्य होता है, ज्य होता है, ना कि ज्ञ। हम बोल देते हैं क्योंकि आपने पता है कि भाषा जो है वो सदैव बदलती रहती है, कि कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वाणी, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो ये बात आपने समझ के चलनी है कि हम इसको ज्ञ कहते हैं, लेकिन होता ज्ञ नहीं है, होता है आपका ज्य। तो आप समझिएगा इसको, ज्य अगर होता है तो पहला कौन सा, ज, दूसरा य। अब एक बात और कि पहला कौन सा कैसा रहेगा, स्वर रहित रहेगा, और श प्लस र। समझ में आई कि नहीं बात, तो यहां से ये आया। लेकिन आप इन्हीं के स्थान पर एक चीज इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं क प्लस श प्लस अ, ऐसे भी आप इनको लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन हम इसको अमूमन लिखते ऐसा है क्योंकि बहुत ज्यादा लिखने के प्रयास की बजाय हम इनको सिंपल सा इतना सा ही आपको बता देते हैं। समझ में आई ना बात। तो ये 4 वर्ण हुए। अब मैं आपके सामने प्रश्नों पे तो चर्चा करनी है, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि इन्हीं को ही, संयुक्त वर्णों को ही अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हीं संयुक्त वर्णों को ही आप संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, या अगर इन्हीं को ही मैं मिला करके लिखना चाहूं तो इसे हम क्या कहेंगे,
इसे हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। समझ में आएगा नहीं कि संयुक्त व्यंजनों को ही हम ये नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद में आज की अगली चर्चा करता हूं मैं आपसे। अगली चर्चा क्या करनी, तो अगली चर्चा की तरफ देखिएगा। अगली चर्चा ये है कि हमने कहा था 33 में 4 जोड़ दिए 37, लेकिन 39 तक पहुंचने में कितने बाकी है? 2 बाकी, और 2 बाकी आपके हैं। तो 2 बाकी कौन कौन से हैं? 2 बाकी है जिनका नाम है द्विगुण। क्या नाम है इनका? इनका नाम है द्विगुण। क्या नाम है? द्विगुण। समझ में आई कि नहीं? और द्विगुण की संख्या 2 है। कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे पहला है ड और दूसरा है ढ। अब ये तो आपने पढ़े थे, लेकिन जो ट वर्ग में पढ़े थे, ट, ठ, ड और ढ, वो ऐसे थे, लेकिन इनके नीचे जो बिंदु लगा है, नुक्ता लगा है, जिनके नीचे नुक्ता तल बिंदु लगता है, वही आपके क्या कहलाते हैं? वही आपके कहलाते हैं द्विगुण वर्ण। ठीक है, अब द्विगुण से तो समझ में आई बात? अरे समझ में आई कि नहीं? अब इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात क्या है? तो इनकी जो खास बात है वो ये है कि इनको आप पहली बात इन दोनों को आप इन दोनों वर्णों को आप स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। पहली बात कि इन दोनों को आप स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। स्वर रहित नहीं कर सकते हैं मतलब ये दोनों जो वर्ण है, ये दोनों के दोनों जो वर्ण है, कभी भी आधे नहीं लिखे जा सकते। क्यों नहीं लिखे जा सकते? हलंत लगा करके आधा लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हिंदी ऐसा कहती है, हिंदी निदेशालय ऐसा कहता है कि जब एक वर्ण है उसके एक स्थान पर आप एक ही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगर हमने इनके नीचे नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया तो दूसरे चिन्ह का मतलब लगाने का क्या होता है? या तो आप यही लगाओ या फिर आप यही लगाओ। तो एक स्थान पर हम 2 वर्णों का प्रयोग जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली बात, ये स्वर रहित नहीं हो सकते हैं। समझ में आई बात? अब मैं आपके सामने बात बताता हूं। अब इन्हीं दोनों के बारे में खास बात आपको बता देता हूं। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, मतलब फिर से वही बात कि यानी कि कभी नहीं देखा होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। ये आपके रहा ड, ये आपका रहा ढ, ये आपका रहा ढ। तो आइए लिख देते हैं इनको। अब हमने ये दोनों लिख लिए हैं। ठीक है, ये हमने दोनों लिख लिए हैं। अब आते हैं, इनसे कितने सारे प्रश्न बनते हैं? इनसे भैया कितने सारे प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया कि इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को हम कहते हैं द्विगुण। ऐसा नाम आपने देखा होगा। इन दोनों को कहते हैं हम द्विगुण। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण। क्यों कहते हैं अभी बताता हूं। इन्हीं को हम कहते हैं ताड़न जात वर्ण भी किनको कहते हैं? दोनों को ही कहते हैं। अब ऐसी क्या बात रही कि ताड़न जात भी कह दिया, द्विगुण भी कह दिया, उत्क्षिप्त भी कह दिया, तो जो नीचे इनके चिन्ह लगा है उसी का नाम क्या है? उसी को हम ताड़न जात चिन्ह कहते हैं या उत्क्षिप्त चिन्ह कहते हैं। और जिनके नीचे ये लगा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम द्विगुण कह देते हैं। ठीक है, अब अगला नाम है इनका कि द्विस्पर्शी वर्ण कौन से हैं? इन्हीं का एक नाम आता है द्विस्पर्शी नाम आता है। ठीक है, द्विस्पर्शी के साथ में इन्हें हम द्विस्पृष्ट भी कह सकते हैं, द्विस्पृष्ट वर्ण भी कहते हैं। द्विस्पर्शी और द्विस्पृष्ट का मतलब है कि द्वि, 2 जगह से स्पर्श करती हो। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम द्विस्पर्शी या इन्हें हम क्या कहते हैं? द्विस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। अब इनको हम एक और नाम देते हैं, क्या? कि भैया इनको हम कहते हैं क्या? विकसित वर्ण। इनका एक और नाम आ गया है विकसित वर्ण। विकसित वर्ण का मतलब क्या है कि इन दोनों का हिंदी भैया कहां से आई? हिंदी आई है संस्कृत भाषा से, मूल भाषा से। वैसे तो हम कहते हैं सोर्स अपभ्रंश से निकली है, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं आदि जननी भाषा की, तो वो संस्कृत से आई है। अब वहां पर इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, वहां पर नहीं होता है इनका प्रयोग। इनका तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो प्रयोग है, इनका जो विकास किया है वो हिंदी विद्वानों ने किया है। हिंदी विद्वानों ने 2 नए वर्ण बनाए हैं। और नए वर्ण से ही याद आया कि इनका नाम एक और भी है। क्या?
इन्हीं का नाम है नवीन वर्ण। इन्हीं को क्या कहते हैं? नवीन वर्ण भी कहते हैं कि नहीं? अरे कहते हैं कि नहीं? अगर उच्चारण की बात करें तो इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? मूर्धा कह सकते हैं कि नहीं? इन्हीं को मूर्धा या मूर्धन्य कह सकते हैं कि नहीं? कहना पड़ेगा भैया, कहना पड़ेगा। समझ में आए कि नहीं बात? उसके बाद में बात करता हूं मैं आपसे। अब बताइएगा, ये नए वर्ण है, ये ताड़न जात है, ये संकर वर्ण है, ये संकर वर्ण से याद आया, संकर वर्ण भी तो कह सकते हैं इनको। देखिएगा, संकर वर्ण का मतलब क्या होता है? संकर वर्ण का मतलब ये होता है कि संकर वर्ण मत पढ़ो, पहले संकर शब्द पढ़ो। संकर शब्द पढ़ेंगे तो हम जब आगे शब्दों का टॉपिक चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। संकर शब्द का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग भाषाओं के मिल जाते हैं शब्द, जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के किसी एक शब्द का निर्माण करें तो आपका संकर कहलाता है। तो यहां भी तो वही बात हुई कि ये हमारे ड ढ जो है, ये हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे थे, ये हमारे संस्कृत से आए हैं, लेकिन इनके नीचे जो नुक्ता लगा दिया है ये कहां का हो गया? ये तो अरबी फारसी का है, या मुख्य रूप से अरबी कहें या फारसी कहें, बताएं। इसको हम फारसी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अरबी फारसी, एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि अरबी फारसी जब भी नाम लिया जाता है तो अरबी फारसी को एक साथ क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोनों की जो लिपि है वो एक ही होती है, फारसी होती है, ठीक है? इसलिए इनको दोनों को हम एक कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कहां से आया? ये फारसी से आया है। जो नीचे नुक्ता लगा है, चिन्ह लगा है, ये कहां से आया है? फारसी से आया है। तो ये सारी बात आपको समझ में आई कि भैया हमने इनको संकर वर्ण भी कह दिया। उसके बाद में मैं आपसे कहूं, इन्हीं का एक नाम है उत्क्षिप्त वर्ण। कहां गया? इधर लिख देते हैं। इन्हीं का एक और नाम है उत्क्षिप्त वर्ण, ये लीजिएगा। उत्क्षिप्त लिखा था कि नहीं? नहीं लिखा हुआ है, उत्क्षिप्त लिखा हुआ है। अगर उत्क्षिप्त लिखा हुआ है तो इन्हें हम भैया नए वर्ण तो कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नए वर्ण हैं। हिंदी में इनका विकास नया हुआ है। इन्हीं को हम अगर सघोष अघोष में बांटते हैं तो इन्हीं दोनों को हम सघोष वर्ण भी तो कहते हैं। अरे कहते हो कि नहीं? कहना पड़ेगा भैया, सघोष सघोष में, और सघोष को ही हम घोष भी कह सकते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। कितने नाम हो गए हैं इसके? कितने नाम हो गए हैं? द्विगुण लिख लिया। अब एक नया नाम बताता हूं मैं आपको। अब एक उश्रिप नाम है, एक नया नाम आपके सामने आता है, उश्रिप नाम, ठीक है? क्योंकि ऐसा उश्रिप का मतलब क्या है? उश्रिप का मतलब है कि जब आपकी जीभ जिनको बोलते समय तालू से झटके के साथ छूटती है तो जो झटका होता है उसी को क्या कहा जाता है? उश्रिप कहा जाता है, ठीक है? उश्रिप, ठीक है? तो ये सारी बातें आपको बताइए। तो ये इतनी सी बातें थी जो कि मैं आज को आपकी क्लास में बता रहा हूं। सारे के सारे वर्णों की बातें मैंने आपसे कर ली है, सारे के सारी चर्चाएं मैंने आपसे कर ली है। इतने नाम शायद आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ठीक है? तो ये सारी बातें थी जो कि मैं आपके सामने आज की क्लास में लेके आया हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इनको आप सीख लीजिएगा कि भैया क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि व्यंजन जो है, व्यंजनों को मैंने 6 आधार पर बांट करके पढ़ाया। सबसे पहले अर्थ बताया, व्यंजन का विच्छेद बताया, भेद बताया, मूल संख्या बताई, कुल संख्या बताई, इनके लिंग वचन के आधार पर, वचन नहीं लिंग के आधार पर इनको बांट दिया। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि भैया सबसे पहले स्पर्श व्यंजन है 25 है, जिनके इतने नाम भी होते हैं जो आपके सामने रखे गए। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि स्पर्श के बाद में आते हैं अंतःस्थ, अंतःस्थ के भी इतने सारे नाम हैं। ये सारी बातें आपके सामने रखी है कि नहीं? और इतनी सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी। तो उसके बाद में मैंने आपसे क्या कहा था कि भैया ये ऊष्म आ जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनको ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं, संघर्षी भी कहते हैं। उसके बाद में संयुक्त पे आया, संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं आप। इनको द्विगुण पे आए थे कि स्वर रहित नहीं कर सकते हैं। कहां से आए हैं? ये अरबी फारसी का नीचे लगा है नुक्ता, ठीक है? उसके बाद में मैंने आपसे चर्चा कर ली थी कि भैया इनके तो इतने सारे नाम है, ये वर्ण 2 है लेकिन नाम बहुत है इनके, ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने आपसे चर्चा कर ली है। अगली एक छोटा सा प्रश्न और बता देता हूं कि इसी को आप द्विज भी कह सकते हैं। द्विज मतलब के दोबारा से जन्मा, दोबारा से जन्म लेना। तो ये सारी बातें भी आपने समझनी है, समझ गए होंगे। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से आपकी बढ़िया रही है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसी रही है क्लास, ठीक है? आप कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट।
जब हम पढ़ते हैं तो, कि हमारा जो प्रयास है वो कम से कम सफल हो रहा है। और भी सफल जब होगा जब आप इसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अगली क्लास में मैं आपके साथ में सारे व्यंजन जो है उनके उच्चारण स्थानों की बात करूंगा, सभी के अल्प प्राण महाप्राण की बात करूंगा, और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपसे करूंगा वो कौन सी करूंगा, वो मैं आपसे करने वाला हूं कि य र ल व ह, य र ल व ह, इन 5 वर्णों का ऐसे ही डायग्राम आपके सामने, य र ल व ह, 5 वर्णों का ऐसा ही डायग्राम आपके सामने पेश होगा। जब तक के लिए खुश रहें, घर में रहें, सहायता करते रहें लोगों की, पढ़ते रहें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।